हेलो एवरीवन। तो आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो आज है 28 अक्टूबर 2025 ट्यूसडे। जैसा कि आप जानते हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस में यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए जो सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर की जाती हैं उसमें पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और इसके अलावा ज्योग्राफी की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको कवर किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो सीरीज है द क्वेश्चन ऑफ द डे की, यानी कि जो PYQs हैं उनकी जो सीरीज चल रही है उसका पहले आंसर देख लेते हैं। जनरल को, यानी कि पहले क्या हुआ था, जो जनरल होते थे भारत के अंतर्गत, उनको भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित कब किया गया था? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो इसका आंसर है डी। 1833 का जब चार्टर एक्ट हुआ था तो उस टाइम पर जो जनरल हुआ करते थे उनको भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। इसका आंसर है डी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले हम ये भारत की समुद्री वैश्विक व्यापार को बढ़ावा ग्रेट निकोबार परियोजना के प्रस्ताव पर अमित शाह का बयान आया है। क्या खबर है, देखते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत समुद्री सप्ताह 2025 के चौथे संस्करण के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की समुद्री क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया है। यह आयोजन मुंबई में हुआ जिसमें कि 100 से भी ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि, 350 वक्ता, 500 से ज़्यादा कंपनियां और 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। शाह ने कहा कि प्रस्तावित $5 अरब की ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना देश के समुद्री वैश्विक व्यापार को कई गुना बढ़ावा देगी। यह बयान भारत की सागरमाला योजना, ब्लू इकोनॉमी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अब हम इस खबर के, यानी कि जो अमित शाह का भाषण आया है उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में देख लेते हैं। समुद्री क्षमता वृद्धि का लक्ष्य। भारत शीर्ष 5 जहाज निर्माण देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखता है। वर्तमान में बंदरगाह हैंडलिंग क्षमता 2700 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA है, जिसे कि 10,000 MTPA तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इसके लिए मेगा पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। शाह ने हमारी तटीय रेखा 11,500 किलोमीटर से अधिक है जो 13 तटीय राज्यों में फैली हुई है। समुद्री व्यवसाय हमारी GDP का 60% योगदान देता है, यानी कि ये जो बात है वो शाह के द्वारा कही गई है। वास्तव में समुद्री व्यापार वैश्विक व्यापार का 90% है, लेकिन भारत के संदर्भ में यह निर्यात आयात का प्रमुख माध्यम है। अब ग्रेट निकोबार परियोजना का क्या महत्व है? यह परियोजना पावर प्लांट, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और एयरपोर्ट शामिल करेगी। शाह ने इसे समुद्री द्वार बताया है जो भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा है ये निवेश 10 लाख करोड़ रुपए का होगा जो बंदरगाह के माध्यम से अपेक्षित है। रणनीतिक भूमिका की बात करें तो भारत हिंद प्रशांत और ग्लोबल साउथ के बीच पुल का काम करेगा। और शाह ने लोकतांत्रिक स्थिरता, नौसेना क्षमता और पर्यावरणीय प्रगति पर जोर दिया है जो विकास, सुरक्षा और पर्यावरण को बढ़ावा देगी। और ये जो बयान है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और क्वाड, जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, इनके संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए। नितिन गडकरी और सर्बानंद सोनोवाल के बयान के बारे में बात करें तो लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के बारे में बात की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत लॉजिस्टिक्स लागत को 16% से घटाकर 9% एकल अंक तक लाएगा। तुलना में चीन की लागत 8% और यूरोप की 12% है। और ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 का हिस्सा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो GS पेपर 3 होता है UPSC का, तो उसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये खबर है। MOU के निवेश की बात करें तो केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि भारत समुद्री सप्ताह के दौरान 680 समझौते MOU हस्ताक्षरित होंगे जिनकी कुल राशि 10 लाख करोड़ रुपए है। और ये भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करेगा। इसके अलावा ग्रेट निकोबार परियोजना के विवरण और विवाद के बारे में बात करें तो ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। और ये जो परियोजना है वो 2021 में इसको मंजूरी हुई थी, और लेकिन पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं के कारण ये विवादास्पद बनी हुई है। अब प्रमुख घटक की बात करें तो ट्रांसशिपमेंट
ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में। अब आप यहाँ पर देखें जो ये पोर्ट है, यानी कि जो पोर्ट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मलक्का जलडमरू मध्य के निकट जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, यानी कि वो बढ़ाएगा इसको, यानी कि जो समुद्री विकसित है उसको। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रणनीतिक हवाई संपर्क के अंतर्गत आता है। और थर्मल पावर प्लांट जो वो ऊर्जा सुरक्षा के लिए है। और इसके इन सबके लिए जो कुल लागत है वो लगभग 72,000 करोड़ रुपए है, यानी कि जो 5 अरब डॉलर इसके अंतर्गत जो लागत है वो आएगी, यानी कि इन पोर्ट्स को लेकर के इनको। अब ये जो पोर्ट है, यानी कि एक है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और एक है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। लाभ की बात करें तो ये परियोजना भारत के समुद्री व्यापार को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेगी, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका बढ़ाएगा। पर्यावरणीय दृष्टि से अगर हम देखें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा विवाद की बात करें तो स्थानीय आदिवासी, शोम्पेन, ग्रेट निकोबारी और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कहा वन अधिकारों का उल्लंघन, जैव विविधता हानि, जिसमें कि कोरल रीफ वर्षा मनाते हैं और भूकंपीय जोखिम का हवाला दिया है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई है। अब हम देखते हैं इस खबर को भूगोल और पर्यावरण से जोड़ते हुए। भारत की तटीय अर्थव्यवस्था में भारत का समुद्री किनारा 7,500 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कि व्यापार, मछली पकड़ना और पर्यटन जैसा बड़ा स्रोत है। और ये जीडीपी का 4 से 5% योगदान देता है, लेकिन प्रदूषण और तूफानों से खतरा है। इसके अलावा बंदरगाह विकास की बात करें तो भारत बंदरगाहों को मजबूत कर रहा है। उदाहरण के लिए जो चाबहार है जो कि ईरान में है, इनकी जो बंदरगाह है, आप इसको भी याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बंदरगाह। एक चाबहार जो कि ईरान में भारत ने बनाया है, अफगानिस्तान का ये रास्ता खोलता है। इसके अलावा जो दूसरा बंदरगाह है जिसमें कि वडोदरा मुंबई में है, ये नया पोर्ट है जो कि माल ढुलाई तेज करेगा। और ये प्रोजेक्ट सागरमाला योजना के तहत है जो कि व्यापार को बढ़ावा देगा। तो आप इसको चाबहार जो कि ईरान में है और जो कि भारत ने बनाया है, और दूसरा है वडोदरा जो कि मुंबई के अंतर्गत है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अंडमान निकोबार की रणनीतिक स्थिति के बारे में बात करें तो ये द्वीप हिंद महासागर में है और मलक्का स्ट्रेट के पास है। भारत के लिए रक्षा का द्वार है। नौसेना बेस चीन की नज़र से बचाव है, लेकिन जंगल और आदिवासी संस्कृति संरक्षित रखनी ज़रूरी है। इसके अलावा EIA इनकी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की बात करें तो कोई प्रोजेक्ट जैसे ग्रेट निकोबार पोर्ट शुरू करने से पहले पर्यावरण को नुकसान, जंगल कटाई, समुद्री जीवन हानि का जांच पड़ताल करना होता है, और नियम तोड़ने पर इस पर रोक लगाई लग सकती है। यानी कि अगर कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसमें पहले जाँच की जाती है कि जंगलों कटाई तो नहीं होगी, समुद्री जीवन जो है वो हानि में तो नहीं आ जाएगा, यानी इसकी हानि तो नहीं होगी। अगर ऐसा होता है, यानी कि अगर जंगलों कटाई होती है और समुद्र जीवन जो है वो हानि पड़ जाता है, तो फिर ये जो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं फिर उन पर रोक भी लगाई जा सकती है। FRA 2006 वन अधिकार अधिनियम की बात करें तो जंगलों में रहने वाले आदिवासियों जैसे कि निकोबार के शोम्पेन को जमीन जंगल के अधिकार दिए गए। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में इसका उल्लंघन का आरोप है। बिना सहमति जंगल काटना इसके अंतर्गत था और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जा सकते थे। अब हम इस न्यूज़ को शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले शासन यानी गवर्नेंस के बारे में देखते हैं। भारत सरकार सागरमाला योजना 2015 चला रही है, जो बंदरगाहों को बेहतर बनाकर व्यापार आसान करती है। ब्लू इकोनॉमी से समुद्र से कमाई बढ़ाने का लक्ष्य 2025 तक 3 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में शासन को पर्यावरण और स्थानीय लोगों की सहमति लेनी पड़ती है, वरना कोर्ट जो है वो इसको रोक सकती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि IR से अगर हम इसको जोड़ें तो ये प्रोजेक्ट इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की ताकत बढ़ाएगा और मलक्का स्ट्रेट के पास होने से व्यापार जो है वो रूट चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स को काउंटर करेगा, यानी कि इसको सुरक्षित रखेगा। क्वाड जिसके अंदर भारत, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया आता है, और ग्लोबल साउथ जिसमें अफ्रीका, एशियन आता है, उसके साथ साझेदारी मजबूत होगी। IR में IR में देखें तो विकास सहायता जो कि चाबहार पोर्ट जैसा है, नौसेना सहयोग और एक्ट ईस्ट पॉलिसी से दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ा जो है वो इसे है।
इसके अलावा इस खबर को अगर हम अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और तकनीक से जोड़ते हुए देखें तो अर्थव्यवस्था के पक्ष में यह प्रोजेक्ट भारत के समुद्री व्यापार को तेज करेगा। वर्तमान में भारत का 95% निर्यात आयात समुद्र से होता है। ग्रेट निकोबार पोर्ट से लॉजिस्टिक्स लागत 16% से घटकर 9% तक हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, जो जीडीपी को 1 से 2% जो है वो बढ़ाएगा। सागरमाला योजना से नौकरियां जो है वो शिपयार्ड, पोर्ट और ब्लू इकोनॉमी, जिसमें कि मछली और पर्यटन जो है वो मजबूत होंगी, लेकिन जिसके अंदर चुनौतियां भी हैं, जैसे पर्यावरण नुकसान से जो है लंबे समय में हमें नुकसान देखने को मिलेगा। सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के पक्ष की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार हिंद महासागर का जो गेटवे है, यह पोर्ट नौसेना को मजबूत करेगा और मलक्का स्ट्रेट पर नज़र रखेगा। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स पाक श्रीलंका पोर्ट को काउंटर देगा और क्वाड और इंडियन ओशन रीजन IOR में भारत की भूमिका बढ़ेगी इससे, जैसे कि पायरेसी रोकना और रेस्क्यू ऑपरेशन करना। इसके अलावा तकनीक के पक्ष के अगर हम तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के पक्ष में अगर हम इस खबर को देखें तो प्रोजेक्ट में आधुनिक तकनीक में ग्रीन एयरपोर्ट, सोलर पावर, स्मार्ट पोर्ट, AI से माल ट्रैकिंग और थर्मल प्लांट, क्लीन एनर्जी जो है वो होगी। यानी कि मेक इन इंडिया से जहाज़ निर्माण में स्वदेशी टेक ड्रोन सैटेलाइट आएगा, लेकिन जो AI है उसमें टैक्स से पर्यावरण चेक ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम इस खबर के निष्कर्ष की बात करें तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह 2025 के दौरान कहा कि ग्रेट निकोबार पर नया पोर्ट, एयरपोर्ट और पावर प्लांट बनाने से देश का समुद्री व्यापार कई गुना तेज होगा। वर्तमान में बंदरगाहों की क्षमता 2700 मिलियन टन है, जिसे 10,000 तक बढ़ाया जाएगा और इससे नौकरियां, GDP और हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ेगी। इसके अलावा चीन को काउंटर मिलेगा, लेकिन जो समस्या है जंगल कटाई, आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन और पर्यावरण का जो खतरा है, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये समस्या बनी हुई हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अवसर तो ज़्यादा है, लेकिन हमें सावधानी बरतने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। अब हम इस खबर से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रस्तावित ग्रेट निकोबार परियोजना भारत की बंदरगाह हैंडलिंग क्षमता को वर्तमान 2700 MTPA से बढ़ाकर 10,000 MTPA करने का लक्ष्य रखती है। इसमें जो दूसरा है, भारत का समुद्री व्यवसाय GDP का 60% योगदान देता है और इस परियोजना से जहाज निर्माण में भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल होगा। उपयुक्त कथन में से कौन सा या फिर कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, या फिर D? तो इसका आंसर होगा सी, एक और दो दोनों। व्याख्या में बात करें तो अमित शाह के बयान के अनुसार परियोजना मेगा पोर्ट्स के माध्यम से क्षमता में वृद्धि करेगी और समुद्री व्यापार को कई गुना बढ़ावा देगी, जो भारत की जो साबरमाला योजना है उससे जुड़ा हुआ है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर है सही नहीं है। तो हम देखें तो ये जो परियोजना है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट तथा पावर प्लांट शामिल करती हैं। इसके अलावा जो दूसरा है, परियोजना का कुल निवेश लगभग $5 अरब है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा। इसके अलावा स्थानीय आदिवासी समुदायों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के वन अधिकारी अधिनियम FRA 2006 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। इसके अलावा ये परियोजना भारत को तटीय रेखा को 13,000 किलोमीटर से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है D। यानी कि ये जो परियोजना है वो तटीय रेखा 13,000 किलोमीटर से बढ़ाने का लक्ष्य नहीं रखता है, यानी कि इसका आंसर नहीं है। इसका मतलब यही ऑप्शन इसका ठीक है, क्योंकि नहीं वाला यहाँ पर पूछा गया था। अब हम देखते हैं इस खबर की व्याख्या की। तो ये जो परियोजना है वो भारत के तटीय रेखा को 13,000 किलोमीटर से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। इसका व्याख्या करें तो भारत की वास्तविक तटीय रेखा जो है वो 7,500 किलोमीटर और समाचार में इसको 11,500 किलोमीटर उल्लेखित किया गया, लेकिन वृद्धि का लक्ष्य नहीं है। परियोजना पर्यावरण में आदिवासी चिंताओं से विवादास्पद है और जो EIA और FRA से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली जो इसके उत्तर को अगर हम देखें तो ये परियोजना इंडो पैसिफिक में, यानी इसका आंसर है A, इंडो पैसिफिक में लोकतांत्रिक स्थिरता, नौसेना क्षमता और पर्यावरणीय प्रगति को बढ़ावा देकर भारत को ग्लोबल साउथ और इंडो पैसिफिक के बीच पुल बनाएगी। व्याख्या की बात करें तो शाह ने इसे रणनीतिक पुल बताया जो क्वाड और एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा है तथा चीन के प्रभाव को काउंटर करता है। यानी कि ये जो है इसका आंसर होगा A। यह परियोजना इंडो पैसिफिक में लोकतांत्रिक स्थिरता, नौसेना क्षमता और पर्यावरणीय प्रगति को बढ़ाकर
भारत को ग्लोबल साउथ और इंडो पैसिफिक के बीच पुल बनाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में, जो है वोडाफोन को लेकर के। वोडाफोन आइडिया गेट्स बिग रिलीफ एज सेंटर टू रिविज्ड AGR डिमांड। वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत, केंद्र AGR मांग पर पुनर्विचार करेगा और सुप्रीम कोर्ट का इसके अंतर्गत फैसला आया है। क्या फैसला है उसके बारे में भी जानेंगे। परिचय की बात करें तो 28 अक्टूबर 2025 को जारी समाचार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया VI को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR बकाया पर बड़ी राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार को कंपनी की AGR मांगों पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि पिछले मुकदमे और वर्तमान के बीच परिस्थितियों में भारी बदलाव आया है और सरकार ने टेलीकॉम कंपनी में 49% इक्विटी का निवेश किया है, जो सार्वजनिक हित से जुड़ा है, और ये फैसला 5G रोल आउट और नेटवर्क विस्तार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस खबर के मुख्य बिंदु की बात करें, जिनकी जो सुप्रीम कोर्ट के इसके अंदर सुनवाई आई है, सरकार के रुख की बात करें तो तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने VI में महत्वपूर्ण इक्विटी 49% का निवेश किया, जो कंपनी के अस्तित्व और उपभोक्ताओं के हित से जुड़ा है। पिछले फैसले 2019 के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं और कंपनी पर 20 करोड़ उपभोक्ता निर्भर है और 5G जैसी नई तकनीक लॉन्च हो रही है। इसके अलावा अदालत के फैसले की बात करें तो कोर्ट ने कहा है कि AGR मांगों पर राहत देना नीतिगत क्षेत्र पॉलिसी डोमेन में आता है और सरकार को विस्तार से सुनवाई कर निर्णय लेने की छूट दी गई है। और VI की नई मांग है कि 9,450 करोड़ रुपए अतिरिक्त पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम DOT को पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक हित की बात करें तो मेहता ने जोर दिया कि वह नेटवर्क मुद्दा है और कंपनी का पतन उपभोक्ताओं, 5G विकास और राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित करेगा और सरकार चिंतित थी इसके लिए, लेकिन अब विस्तृत जांच इसके लिए कराई जाएगी। इसके अलावा अन्य टेलीकॉम कंपनियों की बात करें तो भारती एयरटेल, टाटा टेली सर्विसेज जैसी कंपनियों की पुरानी याचिकाओं को खारिज किया गया था, लेकिन यह फैसला उन्हें भी फायदा पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो AGR विवाद का बैकग्राउंड के बारे में, तो अब हम देखते हैं AGR क्या है। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस के रूप में सरकार को चुकाना पड़ता है और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने AGR को नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू जैसे किराया ब्याज भी शामिल माना है, जिसमें कंपनी 1.47 लाख करोड़ रुपए का बोझ इसके ऊपर कंपनी के ऊपर पड़ा है और VI पर कुल 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो है वो दावा है। विवाद की समय रेखा की बात करें तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने AGR मांगों को मंजूर किया और इंटरनेट और पेनल्टी सहित 2021 में और 23 में 21 से लेकर 23 के अंतर्गत VI ने राहत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया और सरकार ने मोरेटोरियम भुगतान स्थगन दिया था। इसके अलावा 2024-25 में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद नई मांगें की गई थी और VI पर 9,450 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान था और सितंबर 2025 में VI ने याचिका दायर की और 13 अक्टूबर 2025 को सुनवाई स्थगित कर दी गई और फिर 27 अक्टूबर को इसमें राहत दी गई थी। अब सरकारी कदम की बात करें तो बजट 2021 में 4 साल का मोरेटोरियम इक्विटी निवेश 49% BSNL और MTNL में था, लेकिन VI के लिए समान नीति इसके अंतर्गत अपनाई गई थी। यह आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। इसके अलावा निहितार्थ और प्रभाव की बात करें तो कंपनी के लिए VI भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम को वित्तीय सांस मिलेगी और शेयर कीमतें बढ़ेंगी। यानी 27 अक्टूबर को 5 से 7% का उछाल हुआ और 5G रोल आउट संभव, जो कि 1 करोड़ नौकरियां पैदा कर सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता और बाजार की बात करें तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जियो एयरटेल के साथ और टैरिफ स्थिर रहेंगे, लेकिन देरी से नेटवर्क क्वालिटी जो है वो प्रभावित हो जाएगी। इसके अलावा सरकार के लिए राजस्व हानि हजारों करोड़ की होगी, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की स्थिरता से लंबे समय में फ़ायदा होगा। अन्य कंपनियां जैसे एयरटेल है, टाटा है, उनको भी राहत पैकेज संभव है। चुनौतियों की बात करें तो नियामक अस्पष्टता, ट्राई वर्सेस डॉट, विदेशी निवेश VI में 45% FDI का असर है। इसके अलावा न्यायपालिका शासन और नीति की बात करें तो न्याय सक्रियता में सुप्रीम कोर्ट का नीतिगत क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत, जैसे
इराक कांड 2023 में था, लेकिन सार्वजनिक हित के लिए यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में दखल इसके अंतर्गत दिया गया है। शासन की बात करें तो केंद्र राज्य समन्वय TRAI एक्ट 1997 की कमियां देखी गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नियामक सुधार किए गए हैं। तुलना की बात करें तो BSNL पुनरुद्धार 2022 पैकेज जैसी नीतियां इसके अंतर्गत अपनाई गई हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, तकनीक और सुरक्षा की बात करें तो अर्थव्यवस्था में टेलीकॉम GDP का 6% योगदान देगा और AGR में 2G घोटाले 2010 की याद दिलाई गई है और लॉजिस्टिक्स डिजिटल इकोनॉमी में बाधा है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 का लक्ष्य $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी प्रभावित करेगा। इसके अलावा तकनीक की बात करें तो 5G या 6G जो रोड मैप 2020 का था, तो स्पेक्ट्रम नीलामी से राजस्व 2022 में 1.5 लाख करोड़ का है, लेकिन कर्ज से कंपनियां जो है वो कमज़ोर हो गई हैं। सुरक्षा की बात करें तो डिजिटल सॉवरेंटी विदेशी कंपनियां VI में 45% FDI पर निर्भरता की गई और साइबर थ्रेटर्स इसके अंतर्गत हैं। इसके अलावा इस खबर के निष्कर्ष की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को AGR बकाया 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा का राहत दी है और सरकार को पुनर्विचार का मौका दिया। और तुषार मेहता ने कहा कि कंपनी में 49% सरकारी निवेश और 5G ज़रूरतों से परिस्थितियां बदल गई हैं और इससे टेलीकॉम सेक्टर मजबूत होगा, उपभोक्ताओं को फायदा होगा, लेकिन सरकार को राजस्व का नुकसान देखने को मिलेगा। कुल राहत से डिजिटल इंडिया जो है वो बूस्ट होगा, लेकिन नियामक सुधार इसके अंतर्गत ज़रूरी हैं। इसके अलावा अब हम इस न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एड स्टेट्स ग्रॉस रेवेन्यू AGR टेलीकॉम कंपनियों द्वारा लाइसेंस फीस के रूप में सरकार को चुकाए जाने वाले राजस्व का हिस्सा है, जिसमें नॉन टेलीकॉम आय जैसे किराया, ब्याज भी शामिल है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है इसका 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 1.47 लाख करोड़ रुपए का AGR बकाया बोझ पड़ा है। तो इनमें से बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा C, यानी कि 1 और 2 दोनों इसके अंतर्गत सही हैं। ठीक है, व्याख्या की बात करते हैं अब हम। AGR विवाद ट्राई नियमों से जुड़ा है और 2019 फैसले से कंपनियों जैसे VI पर भारी कर्ज जो है वो डला हुआ और 5G रोल आउट को प्रभावित कर रहा था। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखें तो 28 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में वोडाफोन आइडिया और AGR मांग पर राहत देने का मुख्य आधार निम्नलिखित में से कौन सा था। ए, सरकार ने कंपनी में 49% इक्विटी निवेश किया है और परिस्थितियों में भारी बदलाव आया है जो सार्वजनिक हित 5G और उपभोक्ता से जुड़ा है। B ऑप्शन है फैसला केवल वित्तीय वर्ष 2016 से 17 तक सीमित था, बिना पुनर्विचार की अनुमति के। तीसरा है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने DOT की अतिरिक्त मांगों को पूरी तरह खारिज कर दिया। और D है यह फैसला भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज की याचिकाओं को भी स्थगित कर देगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A, सरकार ने कंपनी में 49% इक्विटी निवेश किया है और परिस्थितियों में भारी बदलाव आया है जो सार्वजनिक हित 5G और उपभोक्ताओं से जुड़ा। और इसकी व्याख्या की बात करें तो कोर्ट ने नीतिगत क्षेत्र में हस्तक्षेप न करते हुए सरकार को पुनर्मूल्यांकन की छूट दी है जो न्यायिक सक्रियता और शासन के बैलेंस को दर्शाता है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करें तो वोडाफोन आइडिया और AGR के फैसले से टेलीकॉम सेक्टर पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव अपेक्षित है, मतलब कौन सा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका A ऑप्शन है कंपनी को 5G सेल आउट के लिए वित्तीय खास मिलेगी जो प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा और डिजिटल इंडिया को मजबूत करेगा, लेकिन सरकार को राजस्व हानि होगी। B है यह फैसला केवल VI तक सीमित रहेगा और अन्य कंपनियां जिसे जियो पर कोई असर नहीं होगा। और C है डॉट के अतिरिक्त 9,450 करोड़ रुपए की मांग को स्थायी रूप से रद्द कर दिया। और D है फैसले से टेलीकॉम GDP का योगदान 6% से घट करके 4% हो जाएगा। अब इसका आंसर को देखें तो इसका आंसर है A, कंपनी को 5G रोल आउट के लिए वित्तीय सांस मिलेगी जो प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा और डिजिटल इंडिया को मजबूत करेगा, लेकिन सरकार को राजस्व हानि होगी। व्याख्या की बात करें तो राहत से शेयर मूल्य बढ़ेगा 5 से 7% का, नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन नियामक अस्पष्टता बनी रहेगी जो कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 से जुड़ी हुई है।
अब हम देख लेते हैं अगले न्यूज़ के बारे में। इस ए स्टार्ट फॉर नॉर्थ साउथ कार्बन मार्केट कॉरपोरेशन के बारे में यह न्यूज़ है। इनके एडिटोरियल है ईयू भारत कार्बन बाजार सहयोग उत्तर दक्षिण जलवायु साझेदारी की शुरुआत। परिचय की बात में 17 सितंबर 2025 को ब्रुसेल्स में जारी संयुक्त संचार जॉइंट 2025 50 फाइनल के माध्यम से यूरोप संघ ईयू और भारत ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को पुनः परिभाषित किया और यह नई रणनीतिक एजेंडा 5 स्तंभों एक तो समृद्धि, नवाचार, स्थिरता, रक्षा और वैश्विक मुद्दों पर आधारित है। इसमें साफ ऊर्जा, जलवायु वित्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां भारत का कार्बन बाजार आईसीएम को ईयू के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम से जोड़ने की पहल की गई है। इसके अलावा ये जो कदम है वो सीबीएम के तहत भारत के निर्यातकों पर लगने वाले कार्बन कर को कम करने की दिशा में एक ब्रेक थ्रू है। जलवायु न्याय, उत्तर दक्षिण असमानता और सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजीएस को दर्शाता है। लेखक शशांक पांडे, पर्यावरण कानून विशेषज्ञों ने इसे उत्तर दक्षिण कार्बन बाजार सहयोग की शुरुआत बताया, लेकिन चुनौतियों पर चेतावनी दी गई है। इसके अलावा मुख्य बिंदु ईयू भारत समझौते की बात करें तो रणनीतिक एजेंडे के ऊपर इसका फोकस है। ईयू और भारत ने आईसीएम यानी भारतीय कार्बन बाजार और सीबीएम के बीच लिंकेज पर सहयोग की घोषणा की है। सीबीएम 2023 से लागू होगा और आयातित वस्तुओं पर कार्बन उत्सर्जन के आधार पर शुल्क लगाता है, जो स्टील, सीमेंट, एल्यूमीनियम जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करता है और भारत के निर्यात ईयू को 40 अरब यूरो का व्यापार पर इसका बोझ पड़ेगा। इसके अलावा भारत का कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम यानी कि सीसीटीएस की बात करें तो 2023 में लॉन्च हुआ, लेकिन अब अपरिपक्व ऑफसेट आधारित है, जबकि ईयू का एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ईटीएस 2 दशकों का मजबूत रिकॉर्ड रखता है। सहयोग से भारत एमआरवी इनकी मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन में सुधार करेगा। इसके अलावा संभावित लाभ जो होगा, ईयू भारत के कार्बन क्रेडिट्स को मान्यता देगा, जिससे निर्यात डबल बर्डन, दोहरी कराधान से बचेंगे। कीमत का जो अंतर है वो ईयू ईटीएस से 80 पर टन, भारत का जो है वो 5 से 10 को पाटने के लिए तकनीकी सहायता होगी। इसके अलावा चुनौतियों की बात करें तो बाजार अखंडता सुनिश्चित करना, राजनीतिक जोखिम, भारतीय उद्योगों का विरोध और डब्ल्यूटीओ नियमों का पालन करना इसके अंतर्गत आता है। लेख में कहा गया कि बिना संस्थागत सुधार के यह कागजी समझौता रह सकता है, यानी कि इसके अंतर्गत संस्थागत सुधार करने बहुत ही आवश्यक हैं। बैकग्राउंड की बात करें जिसमें कि सीबीएम और कार्बन बाजारों का विकास हुआ, यानी कि सीबीएम का क्या उद्देश्य है, सबसे पहले इसको समझते हैं। यू का फिट फॉर 15 पैकेज 2021 का हिस्सा है, जो 2030 तक 55% उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य रखता है और ये कार्बन लीकेगी रोकता है, और यहाँ कंपनियां कम सख्त नियम वाले देशों में शिफ्ट करेंगी। 2026 से पूर्ण लागू होगा और प्रारंभिक चरण 2023 से 25 में ट्रांजिशनल भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म का आरोप लगता है। इसके अलावा भारत का आईसीएम जो है, इसकी बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के तहत सीसीटीएस शुरू करेगा और कैंप एंड ट्रेंड मॉडल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ऑफसेट आधारित है और 2025 तक 1000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड कवरेज का इसका लक्ष्य है। वैश्विक संदर्भ की बात करें तो पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 कार्बन ट्रेडिंग को COP26 2021 में लागू किया गया। ईयू भारत सहयोग इंडोनेशिया 2023 बाजार लॉन्च होगा, लेकिन ये कमज़ोर है। जैसे अन्य मामलों से अलग यहाँ तकनीकी हस्तांतरण पर जोर दिया गया है और 2025 की संयुक्त संचार में ईयू ने भारत को ETS की सबक शेयरिंग की पेशकश भी की है। इसके अलावा जो पिछले विवाद है, यानी कि जो पिछले विवाद चल रहे हैं, जिसमें भारत ने सीबीएम को WTO में चुनौती दी है, जो 2023 में दी गई थी, लेकिन अब सहयोगी इसका रुख है और सितंबर 2025 की घोषणा प्रैग्मेटिज्म वर्सेस प्रिंसिपल का उदाहरण सामने आता है। इसके अलावा निहितार्थ और प्रभाव की बात करें तो आर्थिक में भारतीय निर्यात स्टील 20%, ईयू निर्यात को राहत होगी और अनुमानित बोझ जो है वो 1 से 2 अरब वर्ष कम होगा। आईसीएम मजबूत होने से ग्रीन फाइनेंस क्लाइमेट फंड्स बढ़ेगा, जो भारत के एनडीसी 2030 तक 45% उत्सर्जन तीव्रता कटौती होगी, इसको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन उद्योग लॉबी FICCI, CII और
बर्डन का विरोध कर सकती हैं, यानी कि ये जो है ये डबल बर्डन का विरोध कर सकती हैं। पर्यावरण की बात करें तो सहयोग से आईसीएम की अखंडता बढ़ेगी, जो सतत विकास को बढ़ावा देगा। लेकिन यदि लिंकेज विफल हो गया तो कार्बन डंपिंग का आरोप इस पर लग सकता है। राजनीतिक की बात करें तो उत्तर दक्षिण विभाजन कम होगा और भारत ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करता है, और ईयू के लिए यह क्वाड आईजीजी इंटरनेशनल ग्रीन ग्रोथ जैसे फोरम में भारत को मजबूत करेगा। और इसके अंतर्गत जो जोखिम होंगे वो WTO विवाद को लेकर के, यदि मूल्य अंतर अनसुलझा रहा तब ये जोखिम जो है इसके लिए हो सकता है। इसके अलावा वैश्विक की अगर हम बात करें, यानी कि पूरे वैश्विक स्तर पर अगर हम इसको देखें तो अन्य विकासशील देश जिसमें कि ब्राज़ील आता है, दक्षिण अफ्रीका आता है, इनके लिए ही मॉडल है। लेकिन लेख की चेतावनी से बिना घरेलू सुधार भारत में सेक्टरल कवरेज बढ़ाना ये एक रणनीतिक जोखिम बनेगा। इसके अलावा अब हम इस खबर को पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और विज्ञान तकनीक से जोड़ते हुए देखते हैं, जिसमें सबसे पहले पर्यावरण के पक्ष के बारे में हम देखेंगे। एनवायरनमेंट में यह सहयोग CBAM EU का कार्बन बॉर्डर टैक्स से भारत के प्रदूषण वाले निर्यात स्टील सीमेंट को रोकने में मदद करेगा। ICM भारत का कार्बन बाजार मजबूत होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करेगा। लेकिन इसके अंदर चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां हैं विकासशील देशों पर बोझ और जलवायु न्याय का मुद्दा, जहां विकसित देश ज़्यादा जिम्मेदार हैं। भारत के NDC 2030 तक 45% की कटौती को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जमीन पर दबाव ना बढ़े। अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था नहीं, इकोनॉमिक्स के पक्ष को देखते हैं। भारतीय निर्यातकों को राहत होगी। CBAM से 1-2 अरब पर साल का नुकसान बचेगा, और ICM से ग्रीन फाइनेंस क्लाइमेट फंड्स आएगा, जो GDP को बूस्ट ग्रीन जॉब्स 1 करोड़ से भी ज़्यादा देगा। लेकिन जोखिम भी इसके अंतर्गत है। WTO का जो विवाद है या फिर जो डबल बर्डन दोहरी टैक्स से व्यापार रुक सकता है। EU भारत FTA 2022 से यह मुद्दा सुलझेगा, जो आत्मनिर्भर भारत को ग्रीन बनाएगा। इसके अलावा विज्ञान तकनीक यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पक्ष में अगर हम इस खबर को देखें तो EU की ETS तकनीक MRV मॉनिटरिंग रिपोर्ट ये जो है ये भारत को ट्रांसफ़र होंगी। AI सैटेलाइट से उत्सर्जन ट्रैकिंग होगा, और ICM में कैंप एंड ट्रेड मॉडल अपनाना इसके अंतर्गत आता है, जो कि क्लीन टेक सोलर EV को तेज़ करेगा। और पेरिस समझौता जिसमें कि आर्टिकल 10 के अंतर्गत आता है, उसके तहत टेक शेयरिंग होगी। लेकिन भारत को अपनी तकनीक इसरो डेटा मजबूत करनी होगी, यानी कि जो इसरो है उसका जो डेटा है उसको मजबूत इसके लिए करना होगा। अब हम देखते हैं इस खबर के निष्कर्ष के बारे में। तो EU और भारत का नया समझौता जो ICM भारत का कार्बन बाजार को लेकर के है, उसको CBAM यानी कि EU का जो बॉर्डर टैक्स है उससे जोड़ेगा, जो कि भारतीय निर्यातकों को कार्बन कर से राहत देगा। इससे क्या होगा, जो ग्रीन ट्रेड है वो बढ़ जाएगा और उत्सर्जन कम होगा और तकनीकी मदद मिलेगी। लेकिन चुनौतियां भी इसके अंतर्गत है। एक तो बाजार अंतर कीमत जो है वो 80 से 5 होगी, और WTO का जो नियम है जिनके के बिना सुधार के विवाद हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इस न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। EU का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM 2023 से लागू है, जो आयातित वस्तुओं पर कार्बन उत्सर्जन के आधार पर शुल्क लगाता है। भारत का भारतीय कार्बन बाजार ICM एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के तहत शुरू हुआ, और ऑफसेट पर ये आधारित है। ठीक है, अब ये बताना है कि इनमें से यानी कि जो दोनों कथन दिए गए हैं, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, इन दोनों कथन के अंतर्गत कौन सा सही है, यानी कि कौन सा या फिर कौन से सही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C, 1 और 2 दोनों सही है। इसमें व्याख्या हम देख लेते हैं। CBAM फिट फॉर 15 पैकेज का हिस्सा है, जो कार्बन लीकेगी रोकता है, और ICM 2023 में लॉन्च हुआ, जो भारत के NDC लक्ष्यों को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन है 17 सितंबर 2025 को EU भारत रणनीतिक एजेंडा के संदर्भ में ICM और CBAM के बीच लिंकेज का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारतीय निर्यातकों पर डबल बर्डन दोहरी कराधान को कम करना और तकनीकी सहायता से के माध्यम से बाजार अखंडता सुनिश्चित करना आता है। EU को ICM के में पूर्ण नियंत्रण देना बिना WTO नियमों के
या फिर सहयोग केवल स्टील और सीमेंट क्षेत्र तक सीमित रखना, या फिर भारत को सीबीएम शुल्क से पूरी छूट प्रदान करना। यानी कि इसमें आंसर बताना कौन सा है। तो इसका आंसर जो है वो ए ठीक है, यानी कि भारत निर्यातकों पर डबल बर्डन दोहरी कराधान को कम करना इसका उद्देश्य और तकनीकी सहायता के माध्यम से बाजार अखंडता सुनिश्चित करना है। व्याख्या को अगर हम देखें तो एजेंडा दो उत्तर दक्षिण सहयोग को मजबूत करता है, जहां ईयू ईटीएस की सबक शेयरिंग से एमआरवी में सुधार होगा, लेकिन राजनीतिक जोखिम जो है वो बने रहेंगे। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो ईयू भारत कार्बन बाजार सहयोग से अपेक्षित आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। ये है भारतीय निर्यातकों को 1 से 2 अरब पर वर्ष की बचत होगी और आईसीएम मजबूती से ग्रीन फाइनेंस बढ़ेगा, लेकिन डब्ल्यूटीओ विवाद यदि कीमत अंतर में ईटीएस 80 पर टन वर्सेस आईसीएम में 10 होगा तो ये अनसुलझा रहा है। जबकि अगला जो है सहयोग से भारत का जीडीपी योगदान 2% घटेगा बिना तकनीकी हस्तांतरण के। इसके अलावा सीबीएम केवल विकासशील देशों को लाभ पहुंचाएगा, विकसित देशों को नहीं। या फिर इनके जो पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 से संबंधित है। तो ये जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, भारतीय निर्यातकों को 1 से 2 अरब पर वर्ष की बचत होगी और आईसीएम मजबूती से ग्रीन फाइनेंस बढ़ेगा, लेकिन डब्ल्यूटीओ विवाद यदि इसकी जो कीमतें उनका अंतर ईटीएस में 80 पर टन से आईसीएम में 10 पर टन रहेगा तो फिर ये अनसुलझा रहेगा। इसकी व्याख्या करते हैं हम। सहयोग पेरिस आर्टिकल 6 पर आधारित है, जो ग्रीन जॉब्स और ट्रेड ट्रांसफर एआई सैटेलाइट एमआरवी को बढ़ावा देगा, लेकिन घरेलू सुधार इसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पर्णीय पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, बी है चीन, नमक, जस्ता और सीसा, सी है तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, डी है कपास, रेशम, साल्ट पीटर और अफीम। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।